तो आज की इस ब्रीफिंग का मकसद एकदम साफ है। बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में जो नई बीएनपी सरकार आई है, उसका एक ऑपरेशनल मूल्यांकन करना। लक्ष्य ये है कि भारतीय नीति निर्माताओं को ठोस और सामरिक रूप से सही निर्णय लेने में मदद मिल सके। चलिए मुद्दे की बात पर सीधे आते हैं। तारिक रहमान की बीएनपी सरकार का आना भारत के लिए एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक रिस्क है। उनके जो भी नरम बयान आ रहे हैं, उन पर हमें पूरी तरह से शक की नजर रखनी होगी, और हमारी ये पूरी एनालिसिस इसी स्केप्टिकल अप्रोच पर टिकी है। तो सबसे पहले जमीनी हकीकत को समझते हैं। पावर में ये जो बदलाव हुआ है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, और इस चुनाव के नतीजों का भारत के लिए असल में मतलब क्या है। देखिए, चुनावी नतीजे तो एकदम साफ हैं। बीएनपी को 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं, मतलब एक तरफा जीत। और तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना अब बस एक औपचारिकता है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे चिंताजनक फैक्टर है शेख हसीना की अवामी लीग का चुनाव से बाहर होना। इसी राजनीतिक खालीपन ने, आप देखिए, जमात जैसे कट्टरपंथी गुटों को एक खतरनाक मौका दे दिया है। वो अब मुख्य विपक्ष के तौर पर उभर रहे हैं। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर पर, तारिक रहमान। सवाल सीधा है, उनके पब्लिक में दिए गए बयानों के पीछे उनका असली इरादा, उनका असली एजेंडा क्या है। चुनाव जीतने के ठीक बाद तारिक रहमान का पहला बयान भारत को लेकर काफी पॉजिटिव था। उन्होंने कहा कि रिश्ते और भी मजबूत होंगे। ये एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाने जैसा है, लेकिन सवाल वही है, क्या इन शब्दों पर यकीन किया जा सकता है। रहमान के इन वादों को उनकी पार्टी के पिछले रिकॉर्ड के सामने रखना बेहद जरूरी है। याद कीजिए, जब उनकी मां खालिदा जिया की सरकार थी, तब डिप्लोमेटिक रिश्तों में कितनी गिरावट आई थी, भारत विरोधी भावनाएं कैसे बढ़ी थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई एक नई शुरुआत है, या फिर इतिहास बस खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है। और यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या रहमान का ये नर्म रवैया सच में पॉलिसी में बदलाव है, या फिर वक्त निकालने के लिए एक सोचा समझा दिखावा। भारत के नजरिए से देखें तो शक करना ही एकमात्र सही रास्ता है। अब बात करते हैं एक ऐसे फैक्टर की जो इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है, और वो है जमात का वापस पावर में आना। ये एक ऐसा खतरा है जिसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, तो संसद के नंबरों को देखें तो बीएनपी का बहुमत तो साफ है, लेकिन लगभग 60 से 70 सीटों के साथ जमात अब एक ऐसी विपक्षी ताकत बन गई है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ये खतरा तब और भी कई गुना बढ़ जाता है जब हम ये देखते हैं कि जमात को ज्यादातर सीटें कहां से मिली हैं। ये वो जिले हैं जो भारत के नॉर्थ ईस्ट से सटे हुए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि एक भारत विरोधी गुट का पावर सेंटर हमारी सबसे नाजुक सरहदों पर बन गया है। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है। सोचिए, अगर अवामी लीग पर बैन लगा रहता है तो क्या जमात इस खाली जगह को भर देगी? क्या वो भारत विरोधी भावनाओं का नया सेंटर बन जाएगी? ये एक लॉन्ग टर्म रिस्क है जिसका असेसमेंट हमें अभी से शुरू कर देना चाहिए। तो सवाल यह है कि ऐसे में भारत कर क्या सकता है। चलिए अब उन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल हम इस नई सरकार के इरादों को टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। हमारे लेवरेज पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला और सबसे फौरी लेवरेज पॉइंट है पैसा। बिजली के बकाया का भुगतान। बांग्लादेश को अदानी जैसी भारतीय कंपनियों को लाखों डॉलर चुकाने हैं। ये एक ठोस मुद्दा है जिसे बातचीत की टेबल पर सबसे पहले रखा जा सकता है। इसके अलावा भी कई पुराने अनसुलझे मुद्दे हैं जिन पर रहमान सरकार को अपना रुख साफ करना ही होगा। तीस्ता वाटर ट्रीटी, बॉर्डर पर बीएसएफ को लेकर उनकी भड़काऊ बयानबाजी, और दूसरे बाकी फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, ये सब भारत के लिए प्रेशर बनाने के मौके हैं। और एक बात साफ समझनी होगी, ये मुद्दे सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये भारतीय डिप्लोमेसी के लिए टूल्स हैं, औजार हैं। इनका इस्तेमाल रहमान सरकार के असली इरादों को परखने के लिए किया जाएगा। उनके शब्दों से नहीं, बल्कि इन मुद्दों पर लिए गए उनके एक्शन से ही उनकी असलियत सामने आएगी। तो इन सारे फैक्टर्स को एक साथ रखकर चलिए अब एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैट्रिक्स पर नजर डालते हैं, यानी खतरों का एक साफ सुथरा वर्गीकरण। इस मैट्रिक्स में देखिए, हमने जोखिमों को सिस्टमैटिक तरीके से रखा है। सबसे पहले तत्काल उच्च संभावना, यानी वो खतरे जो तुरंत और जिनकी संभावना बहुत ज्यादा है, जैसे एनर्जी डेप्थ फॉर डिफॉल्ट करना और बीएसएफ के खिलाफ बॉर्डर पर नैरेटिव को और हवा देना। फिर आते हैं मध्यम अवधि की रणनीतिक चिंताएं,
तीसरा संधि का अटक जाना और जमात का असर बढ़ना, और आखिर में है दीर्घकालिक अप्रत्याशित वेरिएबल्स, यानी देश में सेक्युलरिज्म का खत्म होना और भारत विरोधी ताकतों को बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करने देना। ठीक है, तो इस पूरे एनालिसिस के आधार पर अब आते हैं सीधे सीधे निर्देशों पर। भारत को फौरन क्या एक्शन लेना चाहिए? पॉलिसी मेकर्स के लिए ये एकदम साफ नॉन नेगोशिएबल एक्शन आइटम्स हैं जिन्हें तुरंत लागू करना है। नंबर 1, किसी भी नए द्विपक्षीय सहयोग की बात को पुराने कर्ज के भुगतान से जोड़ा जाए। नंबर 2, बीएसएफ प्रोटोकॉल पर उनके ऑफिशियल स्टैंड पर सफाई की मांग की जाए। नंबर 3, बीएनपी के अंदर जमात के असर का पता लगाने के लिए बैक चैनल मूल्यांकन शुरू किया जाए। और नंबर 4, पब्लिक में एक सतर्क आशावाद का रुख बनाए रखें, लेकिन पर्दे के पीछे डिप्लोमैटिक टकराव के लिए पूरी तरह तैयार रहें। और अंत में इस पूरे पावर ट्रांजिशन को लेकर नई दिल्ली के लिए जो सबसे सही डिप्लोमैटिक पॉस्चर है वो है कंडीशनल एंगेजमेंट की पॉलिसी। इसका मतलब है फॉरेन के फाइनेंशियल और सिक्योरिटी मुद्दों का इस्तेमाल करके तारिक रहमान के कहे गए शब्दों को उनके किए गए कामों से परखा जाए। उनके असली इरादों को जानने और भारत के हितों को सुरक्षित रखने का यही एकमात्र तरीका है।